स्वागत है आप सभी का हमारे खास पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, डॉक्टर वैभव जैन, ऑर्थो एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट, मेट्रो हॉस्पिटल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं घुटनों में दर्द की, जोड़ों में दर्द की, जो एक आम समस्या बन चुका है। सर पहले हम सुनते थे कि जब आप को चोट लगती है या जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है तो आपको घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, लेकिन आजकल जो यंगस्टर्स है उसमें भी ये समस्या काफ़ी बढ़ चुकी है। जसप्रीत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी है। और आपने बिल्कुल सही बोला कि जोड़ों का जो दर्द है आजकल कम उम्र के लोगों के अंदर भी देखा जा रहा है। तो उसका जो मेन कारण है, दो तरीके से हम उसको बता सकते हैं। एक तो गठिया जो है उसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, जो कि काफ़ी अर्ली एज के अंदर, जल्दी उम्र के अंदर होने लगता है। एक गठिया जिसको सामान्य भाषा में रूमेटॉइड भी बोला जाता है। एक तो वो कारण होता है। दूसरा कारण होता है एक हमारा न्यूट्रिशन, कि आजकल यंग एज के लोगों के अंदर ही जो न्यूट्रिशन जो है, हमें हमारी जो बोन्स को और बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लोग अगर आजकल जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो सिंपल फूड जो होता है, घर का जो खाना होता है सिंपल, प्लस साथ में कैल्शियम रिच डाइट, जिसके अंदर कि हम जो भी मिल्क, कर्ड, दूध, दही, पनीर वगैरह, ये कैल्शियम रिच डाइट इसमें होना चाहिए। तो बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से ये सब हमें बच्चों के अंदर भी जोड़ों में दर्द देखा जा रहा है। तो मेरा यही वो है कि अब न्यूट्रिशन बच्चों के अंदर प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि एक्सरसाइज। बच्चों के अंदर आजकल क्या हो गया कि ज़्यादातर बच्चे इंडोर रहने लगे, टीवी और मोबाइल का जो बहुत ज़्यादा यूज करने लगे, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है वो कम हो रही है। जब वो कम होती है तो मसल वीक होती है, तो ना तो उनको न्यूट्रिशन मिल पा रहा है प्रॉपर, ना उनकी एक्सरसाइज हो पा रही है। तो आपने बताया कि एक्सरसाइज भी नहीं, जैसे अब वो भी हम बातचीत करेंगे कि क्या उनको खाना चाहिए, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका आपने जिक्र किया कि वो थोड़ा खेलते भी हैं। अगर वो एक्सरसाइज, मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल के आ रहे हैं, बहुत पैरों में दर्द होता है, ज़्यादा देर खड़े हो गए पैरों में दर्द हो गया, मतलब बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में कि तो कुछ भी काम करते हैं तो पैरों में दर्द हो जाता है। हाँ, तो देखिए इसमें ना, मैंने जैसा बताया कि एक तो न्यूट्रिशन उनका प्रॉपर नहीं हो रहा, और दूसरी चीज़ है कि वो ओकेजनल एक्सरसाइजेज या ओकेजनल रनिंग या ओकेजनल स्पोर्ट्स अगर जो करते हैं बच्चे, उनके अंदर प्रॉब्लम ये ज़्यादा रोज होती है। नहीं करते, रोज़ नहीं करते, तो रेगुलरिटी होनी चाहिए लाइफस्टाइल में, डेली आपका रूटीन के अंदर ये सब होना चाहिए। तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या डाइट उनको लेनी चाहिए? कैल्शियम नहीं है, मतलब दूध नहीं पी रहे हैं इस वजह से? मिल्क, कर्ड, पनीर, दैट्स अ वेरी अच्छा, बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, और बहुत जो गॉड ने हमें प्रोवाइड किया है वो उनकी डाइट में होना चाहिए। जंक फूड्स कम से कम होने चाहिए, जो कि ट्रांस फैट होता है उसके अंदर, वो बॉडी वेट भी बढ़ाता है, और हमारी जो जॉइंट्स के ऊपर है वो भी एक एडवर्स इफेक्ट डालता है जॉइंट्स के तो ऊपर। जो लोग, ये भी कहा जाता है कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके घुटने ठीक रहते हैं, क्योंकि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, तो उनको दिक्कत ज़्यादा होती है। क्या ऐसा है? और कैसे डिफ्रेंशिएट करें वेजिटेरियंस को क्या खाना चाहिए, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है? देखिए, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन डाइट के अंदर भी इनफ अमाउंट जो आप प्रोटीन रिच डाइट आप लेंगे, जैसे कि एंड कैल्शियम रिच डाइट, कैल्शियम रिच सोर्स जो सबसे अच्छा सोर्स हमें गॉड ने प्रोवाइड किया है, दैट इज़ मिल्क, कर्ड, पनीर, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। साथ में जितनी भी दालें हैं, वेजिटेबल्स हैं, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट्स अगर देखें तो हमारी वेजिटेबल और फ्रेश फूड्स के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव फॉर अवर जॉइंट। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जॉइंट्स के लिए वेजिटेरियन डाइट विद अ गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिसके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो, और विद लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जिसके अंदर हो, मतलब जैसे कि जो भी सीजनल सब्जियां होती हैं वो फ्रेश खाएं। बिल्कुल, है ना, फ्रेश उसके अंदर बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। जो भी सीजनल फ्रूट, जो सबसे सस्ता फ्रूट मार्केट में होता है वो सीजनल फ्रूट होता है। हाँ, तो वो वाला फ्रूट, क्योंकि हम क्या है कि ना, जैसे जो भी मार्केट में अगर सस्ता मिल रहा है तो सोचते हैं कि ठीक है, जो महंगा है वो ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी तरफ जाते हैं। वो बिकॉज दैट इज चीपर, बिकॉज दैट इज अ सीजनल, इट्स नॉट स्टोर्ड। जो स्टोर्ड फ्रूट होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। बट जो हमारा फ्रेश, हाँ, फ्रोजन या जो भी प्रिजर्व जो होता है, बट जो फ्रेश फ्रूट होता है या फ्रेश वेजिटेबल होती है, उसके अंदर सबसे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। दे हेल्प्स इन आवर बॉडीज
रिकवरी। दूध जो है वो डेली पीना है, Yes, सब्जियां खानी है, दालें कोई भी मतलब कोई स्पेसिफिक या नहीं हर नहीं, तरह की हर दाल आप मिक्स एक तरह की नहीं, एवरी टाइप की डिफरेंट डिफरेंट दालें जो भी है, दालें हैं, राजमा हैं, चावल के छोले हैं, इस टाइप की जो डाइट होती है प्रोटीन रिच होती है, सोयाबीन है, ये सारा आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड मिल्क इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ जो होता है प्रोटीन का होता है, ये पनीर आप इंक्लूड कर सकते और हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए नहीं, नॉन वेजिटेरियंस तो नॉन वेजिटेरियन में इनफ प्रोटीन होता है, सब में हाँ सब, इनफ होता है, बट ऐसा नहीं कि वेजिटेरियंस आर इन्फीरियर या वेजिटेरियन नहीं, पुअर हाँ, डाउट ये ले रहे धारणा, हैं, जी। हाँ, तो वो धारणा गलत है। गलत है। हाँ। हाँ डॉक्टर वैभव, हम देख रहे हैं कि आजकल इंटरनल इंजरी भी बहुत कॉमन है। पहले हम सुनते थे कि जो स्पोर्ट्समैन हैं उन्हीं को होता है। आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आपका घुटना एकदम से मुड़ जाता है, आप घुटने पे ज़्यादा भार आता है, घुटना आपका मुड़ा और फिर इंजरी हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आपने सही पूछा कि स्पोर्ट्स इंजरीज जो होती हैं कॉमनली स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर होती हैं, स्पेशली जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं, जिनके अंदर हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स होता है, जो रनिंग करते करते एकदम से हो जाए, इनको स्पोर्ट्स इंजरी बोला जाता है बिकॉज ये स्पोर्ट्समैन के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है। बट ऐसा नहीं कि कॉमन लोगों के अंदर ये इंजरी नहीं होती है। जैसे हम सपोज जैसा आपने बोला कि सीढ़ियों से ट्विस्ट हो गया या कहीं पे ऊंचा नीचे सरफेस है उस पर ट्विस्टिंग हो गई या कहीं गिर गए, तो सडनली घुटने का घूम जाना जो होता है उसकी वजह से लिगामेंट्स के अंदर। क्यों तो हमारा घुटना क्या इतना कमज़ोर हो जाता है आजकल खान पान की वजह से? कैसे हम अपने घुटने को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं कि भार नहीं सह पा रहा है, या ये किसी के साथ भी हो नहीं, सकता है? किसी के साथ भी हो सकता है, बिकॉज घुटने की जो मैकेनिज्म होती है उस टाइप से डिज़ाइन होती है कि हर लिगामेंट किस एक ना एक फंक्शन को करने के लिए डिज़ाइन होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो जाती है, ट्विस्ट मूवमेंट्स होती है, उनके अंदर लिगामेंट्स रप्चर हो जाते हैं। तो डॉक्टर, हम अपने घुटने को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? क्योंकि कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि घुटना कमज़ोर है, तो कुछ एक्सरसाइजेज अगर आप हमें बता पाएँ, आप मॉडल्स भी लेके आए हैं। देखिए, घुटना जो होता है, घुटने को आप जैसे कहते हैं घुटना कमज़ोर होना एक बड़ा साधारण सा शब्द है, पर अगर हम मॉडल के हिसाब से समझें इसको, तो घुटने के अंदर क्या होता है, बोन्स होती हैं ऊपर नीचे, लिगामेंट होते हैं इस टाइप से, एक अंदर की तरफ लिगामेंट होता है, एक बाहर की तरफ लिगामेंट होता है, एक आगे लिगामेंट होता है वाइट कलर का, एक पीछे लिगामेंट होता है, साथ में एक ये कवरिंग होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये ब्लू कलर की इसमें दिखाई, ब्लू कलर है, ब्लू ये कलर, कार्टिलेज है? हाँ, ये ब्लू कलर का नहीं होता एक्चुअली, ये अलग दिखाने के लिए मॉडल में ब्लू कलर का बनाया हुआ है, पर ये इस बोन कलर का ही होता है। तो ये बड़ी स्मूथ सरफेस होती है जिसकी वजह से हमारा घुटना स्मूथली फंक्शन करता है। तो लिगामेंट और इनको ये जो होती है बोन और लिगामेंट होता है, उसके लिए हम एक्सरसाइज नहीं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है, तो स्केलेटन को जो सपोर्ट देती है, दैट इज मसल्स, तो मसल्स को भी हमें स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, जैसे कि आपको सिंपल एक्सरसाइज अगर हम बताएं तो ये घुटने को स्ट्रेट करना, पैर को ऊपर करके, ये हमारी एक जो मसल्स होती है फ्रंट मसल, दैट इज सबसे मतलब इम्पोर्टेंट। बैठे बैठे अगर ऐसे बैठे हैं तो आप ये कर सकते हैं। हैं। फ्रंट मसल जो होती है सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होती है, इसको हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा लोड घुटने का लेती है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग होगी तो घुटने के ऊपर लोड कम आएगा। घुटने का जो मैकेनिक्स होता है, घुटने की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो स्टेबल रहती है। कितनी देर करनी है तो इस आप, पर ये? हाँ, ये आप जिस तरह से आपने ये पैर को सीधा किया, पंजे को ऊपर किया, आप 20 तक काउंट करिए, इसको होल्ड करके, इसी 1 रिपीटेशन। ऐसे आप बैठे बैठे, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं उस समय आप बैठे बैठे भी ये एक्सरसाइज आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड किया तो दैट इज सबसे अच्छी एक्सरसाइज है घुटने के लिए मानी जैसे जाती हम है। बैठे हैं थोड़ा सा, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग ये कहते हैं ना कि समय नहीं मिल पाता, हम कैसे एक्सरसाइज करें, तो ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आप कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं भी कर सकते हैं। ऐसी कोई और एक्सरसाइज? दूसरी एक्सरसाइज है कि आप वॉकिंग, ठीक है। वॉकिंग में क्या होता है कि हम जो सारी मसल्स होती हैं हमारी सारी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे हम बहुत टाइम तक लंबी सिटिंग में बैठे हैं तो हमारी मसल्स जो होती है इनएक्टिव फेज में चली जाती है। तो जैसे आप ऑफिस में हैं, कहीं आपसे दूसरी डेस्क पे जाना है, किसी को बोल रहे हैं कि आप पानी लेके आइए, तो आप जा सकते हैं उसके पास में, आप पानी खुद ला सकते हैं, या फिर थोड़ा हर आधा घंटे के अंदर एक ब्रेक के लिए उठ गए, आप रोम अराउंड कर लिया। तो ये वॉकिंग एंड दिस एक सिंपल एक्सरसाइज, इससे आप घुटने की अपना ध्यान इससे रख सकते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या सवाल हैं। तो जिनको प्रॉब्लम है घुटनों की वो भी ये कर सकते हैं? बिल्कुल, मतलब हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है। आपको कोई एक्टिविटी बंद नहीं करनी है। किसी को घुटने की प्रॉब्लम है
तो अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं एक्टिविटी को। अगर मान लो उनको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा सीढ़ियों की जगह वो वॉकिंग ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइफ स्टाइल में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट आपको एक्टिविटी कोई भी बंद नहीं करनी है। अच्छा, जो ये भी आजकल बड़ा कॉमन है कि घुटनों में टक टक की आवाज़ आना, ये क्या है? देखिए, टक टक की आवाज़ आना दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है कई बार बाई बर्थ ही हमारी जो मांसपेशियाँ थोड़ा लूज होती है वो बोन के ऊपर स्लिप होती है, एक वो होती है। तो टक टक की आवाज़ आना में दो तरह से, अगर वो दर्द के साथ आ रही है और दर्द के बिना आ रही है। अगर दर्द के बिना आ रही है तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, वो बाई बर्थ ही हमारी थोड़ी मांसपेशियाँ लूज होती हैं, उसकी वजह से थोड़ा बोन के ऊपर फिसलती है, उसकी वजह से आवाज़ आती है। अगर दर्द के साथ वो आवाज़ आ रही है तो आपको एक बार, इसका मतलब है कि आपको घुटने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। मतलब नॉर्मली होता है कि सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तब आ रही है, या मतलब खासकर सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त ज़्यादा महसूस होता है? पर मैंने ऐसे बताया कि वो दर्द के साथ आ रही है या दर्द के बिना आ रही है। अच्छा, अगर आपको टक टक की आवाज़ आ रही है लेकिन आपको उसमें दर्द भी हो रहा है या नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है तो प्रॉब्लम है। दर्द हो रहा है तो अब ये जरूर है कि आपके घुटने के अंदर कहीं ना कहीं कोई फ्रिक्शन कंपोनेंट आ गया है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक बार स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, या आप थोड़ा सा एक्सरसाइज आप अपना इम्प्रूव करें, लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज करें। वो सब करने से कई बार ये आवाज़ गायब हो जाती है। अच्छा, मतलब लाइफस्टाइल, वही खान पान थोड़ा बेसिक सी सा चीजें हैं जिसको हम फॉलो नहीं बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, आजकल एक्टिविटी। क्योंकि हर काम जो है आप दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं, इतनी सारी वही, साइड से है ना। हाँ, फिजिकल बिल्कुल, एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना मतलब चाहिए। सारी चीजों का मुझे लगता है जो क्रक्स है वो फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जिससे कि देखिए हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स है, हर मसल का एक फंक्शन भगवान गॉड ने बना के दिया है। हाँ। ठीक है, तो हमें जब भी अब जो भी एक्टिविटी आप करेंगे उसके अंदर वो मसल की एक्टिविटी रहेगी, मसल अपनी रिदम में रहेगी। और अगर आप एक्टिविटी नहीं करेंगी तो मसल्स क्या होती है कि बहुत जल्दी रेस्ट पोजीशन में चली जाती है, और जब भी आप उस एक्टिविटी को दोबारा कुछ दिन बाद करेंगे तो पेन करती है। अच्छा, ये भी हम देखते हैं कि महिलाओं में ये दिक्कत ज़्यादा हो रही है, घुटनों में दर्द और जो इंटरनल इंजरी है, ऐसा क्यों? क्योंकि फीमेल्स के अंदर ये दिक्कत इसलिए ज़्यादा होती है कि फीमेल्स की जो बॉडी है और जो हार्मोन स्ट्रक्चर इस टाइप का बना हुआ है कि स्पेशली जब उनका अराउंड 45-50 के बीच में जब उनका मीनोपॉज का टाइम चालू होता है, उस समय हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी के अंदर, और हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है और बोन्स वीक होती हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है कि एक महिलाओं के अंदर सबसे ज़्यादा है कि कॉमनली मदर्स हमें देखते हैं फैमिली में कि वो अपना ध्यान नहीं रखती, बाकी फैमिली का ध्यान रखती है। ठीक है, ये तो है। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिशनेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। हाँ, कि सेल्फ केयर वो अपनी करें। अगर वो अपना ध्यान, क्योंकि वो उनका अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं होता, ना तो वो एक्सरसाइज करती हैं, ना उनका न्यूट्रिशन वो होता है अपना पूरा, वो पूरा अपनी फैमिली में लगी रहती हैं। तो मेरा एक तो उनका न्यूट्रिशन भी पुअर होता है, दूसरा जब वो मीनोपॉज के आसपास आने तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से कैल्शियम एकदम से एब्जॉर्प्शन कम होता है, बॉडी के अंदर कैल्शियम कम होता है बोन्स में। तो दैट्स वाई कि फीमेल्स के अंदर अराउंड 45-50 के बाद में जो अच्छा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो उनके अंदर जोड़ों की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और न्यूट्रिशन प्रॉपर हुआ नहीं, एक्सरसाइज उन्होंने की नहीं कभी। तो उनको ज़्यादा तो उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब उनको अपनी केयर, वही जो आपने प्रोसेस बताया, जो बच्चों को करना है वही बड़ों को भी करना है। अच्छा। ये बिकॉज इससे कंटिन्यू, ये जो न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, महिलाओं की और जो ओल्ड एज में है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसमें भी महिलाओं में ज़्यादा है कि आपके जो घुटने की गैपिंग है वो कम होती है, क्योंकि वो जो टिश्यू होता है हाँ, जो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो फिर नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर बोलते हैं, महिलाएं जो खासकर घर में बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं डॉक्टर के पास हम नहीं जाएंगे, वो नी रिप्लेसमेंट बोल देंगे। नहीं ऐसा है, देखिए बॉडी एक लिविंग ऑर्गन है, और बॉडी के ऊपर जैसे मैंने पहले बताया कि नी के ऊपर कवरिंग होती है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, बीच के अंदर कुशन्स होते हैं, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्टिलेज, मेनिस्कस, लिगामेंट सब जब तक नॉर्मल फंक्शनिंग करेंगे तब तक हमारा नी नॉर्मल होता है। बट ये कार्टिलेज जो होती है वो एक बारी बनती है, जब हम पैदा होते हैं उस समय बनती है, उसके बाद थोड़ा बहुत वियर एंड टियर होता है, बॉडी इसको रिपेयर करती है, बिकॉज बॉडी लिविंग ऑर्गन है, वो थोड़ा थोड़ा रिपेयर इसकी करती रहती है। एक स्टेज ऐसी आती है कि बॉडी कार्टिलेज में इतना ज़्यादा वियर एंड टियर होता है कि बॉडी इसको रिपेयर ही नहीं कर पाती है। जब बॉडी बिल्कुल रिपेयर नहीं कर पाती है तो फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। कैसे, जैसे अगर हम दूसरा मॉडल देखें तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप रेड वाला हिस्सा देख रहे हैं इसके अंदर, तो इसमें क्या है, जो ब्लू ग्लिसनिंग था वो चला गया, रेड हिस्सा जो रफ बोन का निकल के आ गया। तो जब ये रफ बोन आती है तो बोन फ्रिक्शन करती है और पेन क्रिएट होता है।
तो ये कारण होता है, ये दिस इज नॉर्मल वियर एंड टीयर। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं ऐसे बॉडी के अंदर वियर नहीं एंड तो टीयर। ये भी सुनते हैं कि जो पहले के ज़माने के लोग थे उनके तो इतने ऑपरेशंस नहीं होते थे। आजकल घुटनों का ऑपरेशन एक आम बात है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट है। तो आजकल क्या इतना ज़्यादा क्यों ऑपरेशंस हो रहे हैं? हाँ, दो चीज़ें हैं इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा। पहले तो कि जो थोड़ा सा पुराना टाइम था, आज से अगर 20 साल पहले देखें, उस समय लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, क्योंकि वॉक ये हम करते बोल रहे थे, हैं। साइकिलिंग करते थे। आजकल हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है, मोबाइल, टीवी और ऑफकोर्स कंप्यूटर वाली हमारी जनरेशन हो गई है, तो हमारी एक्टिविटी, चलना फिरना, ये सब कम हो गया है। दूसरा, न्यूट्रिशन, जितना न्यूट्रिशन जो होम बाउंड फूड था वो हम लेते थे, अच्छा जो घर का मिल्क, दूध वगैरह सब लेते थे। घी भी अच्छा होता है। हाँ, अगर सर्टेन लिमिट में लिया जाए तो वो भी अच्छा होता है। तो वो भी हमारा न्यूट्रिशन भी पुअर हुआ है, क्योंकि आजकल हम जंक फूड हैं या फिर जो अडल्ट्रेटेड फूड आता है वो भी आ रहा है। ठीक है, तो इस कारण से आजकल, और दूसरा एनवायरनमेंट, थोड़ा पोल्यूशन, हमारा जेनेटिक्स, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से नी की समस्या तो ज़्यादा हो रही है, बट दूसरी चीज़ है कि नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, इसका एक ये भी रीज़न है कि अब अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। लोग अवेयर भी हो रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स के जाने के लिए, तो डॉक्टर के पास जाते भी हैं। पहले ही थे कि कुछ होता भी था, पहले मान लो 10 में से एक जने को होता था तो इतना वो नहीं किया, बट अब जो है कि इसका जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ गई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम है, लोग लेथार्जिक ज़्यादा हो गए हैं, इस बिल्कुल। वजह से जो है ये ऑपरेशंस भी ज़्यादा हो रहे हैं, ये आप कह रहे ऑपरेशन भी ज़्यादा हैं। तो अच्छा, नी रिप्लेसमेंट जो आम भाषा में हम समझते हैं घुटना बदल जाएगा, ऐसा है क्या नी रिप्लेसमेंट? नी रिप्लेसमेंट जो होता है ये एक एंड स्टेज नी डिजीज़ के लिए किया जाता है। सपोज हमारी जैसे कार्टिलेज पूरी वियर आउट हो गई है और बोन बिल्कुल एकदम फ्रिक्शन कर रही है एक दूसरे के ऊपर, पेशेंट, मरीज का बिल्कुल ही चलना फिरना मुश्किल हो गया है, वो अपना 100-200 कदम भी नहीं चल पाता, कॉमन भाषा में बोलेंगे अपनी डेली एक्टिविटी भी नहीं कर पाता, उसको वॉशरूम जाना है उसके लिए भी परेशान होता है नी के अंदर। तो उसका मतलब है कि इसकी ये कार्टिलेज पूरी घिस गई है, उनके घुटने टेढ़े हो जाते हैं इस टाइप से, जैसे कोई को देखा होगा आपने, ऐसे बिल्कुल घुटने मुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि घुटना, बिकॉज कार्टिलेज घिसने की वजह से घुटने का अलाइनमेंट जो सीधा होता है वो इस टाइप से टेढ़ा हो जाता है। तो जब टेढ़ा होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है, तो एक तरह से मैकेनिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। तो मैकेनिकल प्रॉब्लम डेवलप होने की वजह से हम उसको नी रीसर्फेसिंग करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट एक्चुअली एक मिसनॉमर है जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। ठीक है, इसमें रिप्लेस कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे दांतों के ऊपर हम कैप लगाते हैं, भाई दांतों में दर्द हुआ, RCT करके डॉक्टर वो कैप लगा देता है, उसी तरह से नी के ऊपर कैप लगा दी जाती है। जैसे नी को थोड़ा सा रिशेप करके उसके ऊपर एक कैप बैठा दी जाती है, इसी तरह से नीचे कैप बैठा दी जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो फ्रिक्शन कंपोनेंट है, बेसिकली आपका जो मैकेनिकल फोर्स जो होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो गया है, उसको हमें अवॉइड करना है। तो उसके लिए कैप लगा करके अच्छा, मतलब नी रिप्लेसमेंट में कैपिंग होती है, दांतों कैपिंग की होती जैसे है, कैपिंग होती है वैसे उस नी टाइप की कैपिंग होती इट्स है। नॉट कि हमने नी को पूरा नी निकाल करके नया नी लगा दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, हाँ, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। अच्छा, लोग खर्चा कितना होता है, क्योंकि अब एक आम आदमी इतना खर्चा कि जाएंगे तो अगर वो ऑपरेशन के लिए राज़ी भी हो जाए तो खर्च कई बार जो होता है वो आपके बस से बाहर होता है कि आप इतना खर्च नहीं कर सकते हैं, इस वजह से भी लोग सर्जरीज नहीं करवाते हैं। तो जैसे खर्च की बात करें इसके अंदर, तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अब काफ़ी अफोर्डेबल हो गई है पहले की तुलना में, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ नी के जो इम्प्लांट्स थे उनकी भी काफ़ी सब्सिडी करके उनको आम लोगों के लिए उसको मुहैया कराया है। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो ज़्यादातर आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता है कि लोगों के इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, उसके अंदर ये सर्जरी कॉमनली कवर होती है। किसी को अपनी पॉकेट से भी खर्च करना पड़ता है, तो अराउंड गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड किए उसके अनुसार करीब 2 लाख के आसपास ये सर्जरी कम्प्लीटली हॉस्पिटल्स के अंदर हो जाती है, एक साइड, हाँ, एक साइड की। ठीक है, तो ये कॉमनली होता है इसके अंदर। बाकी ये कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसिलिटी दी हुई है आजकल, काफ़ी सारे पैनल्स हैं, गवर्नमेंट पैनल्स हैं, CGHS हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, आर्मी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारे पैनल, उसमें ये सारी जो सर्जरी है वो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की हुई है। ठीक है। अच्छा, जैसी सर्दियाँ आती हैं, मौसम बदलता है, जोड़ों में दर्द की समस्या बहुत आम हो जाती है, ये क्यों होता है? ये आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा कि अब जैसे स्पेशली जो ह्यूमिड एंड कोल्ड वेदर, ये जो वेदर होता है वो जोड़ों के
के लिए सबसे ख़राब वेदर माना जाता है, क्योंकि इसमें सडनली जो लोग होते हैं उनमें जोड़ों में दर्द और स्टिफनेस बढ़ जाती है। इसके क्या कारण है? इसके 3 कारण मैं मेनली बताऊंगा। एक तो एनवायरमेंटल जो प्रेशर होता है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो चेंज होता है कि कोल्ड जो वेदर होता है जो वो होता है उसके अंदर कोल्ड जितनी भी विंड होती है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो जॉइंट्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है एक्सटर्नली। उसकी वजह से क्या होता है हमारे जो, और दूसरा कारण ये होता है जो जॉइंट का जो फ्लूइड होता है वो कोल्ड वेदर के अंदर या ह्यूमिड वेदर के अंदर थोड़ा थिक हो जाता है, ठीक है। तीसरा कारण क्या होता है कि आपने देखा होता है कि जैसे ठंड आती है तो हम हाथ हमारे थोड़े से नीले पड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड सप्लाई होती है ऑर्गन्स की या जोड़ों की वो कम हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड की जो नलियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है। तो इस वजह से ये 3 कारण होते हैं। एक तो जॉइंट जो होता है उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई, दूसरा उसका फ्लूइड जो होता है जॉइंट का फ्लूइड वो थिक हो जाता है कोल्ड वेदर की वजह से, तीसरा हमारा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है विंटर्स के अंदर, वो जोड़ के ऊपर प्रेशर डालता है। तो ये 3 कारण की वजह से विंटर्स के अंदर और ह्यूमिड वेदर में स्पेशली जॉइंट्स के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से पेन और स्टिफनेस बढ़ जाता है। ये मेन कारण होता है इसका। अगर हम बात करें कि इसको आप कैसे करें, चौथा कारण एक और है जो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि लोग थोड़ा सा ठंडा वेदर आते ही और ह्यूमिड वेदर आते अपनी फिजिकल एक्टिविटीज भी कम कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये है कि ठंड भी अगर है तो हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, हाँ, कम नहीं तो क्योंकि वो इस स्टिफनेस में वो नई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना उसमें ऐड ऑन कर देता है। हाँ, मतलब वो होता है आराम करो, ऐसे बिस्तर में बैठ जाओ, रजाई में बैठ जाओ आप, ये सब। तो आप एक्टिविटीज को इसको रेगुलर रखें, रेगुलर रखना है। और क्या खान पान का ख्याल रखना है उस समय, क्या डाइट सही रहेगी? हाँ, डाइट आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं, स्पेशली जैसे मैंने बोला कि एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जो होती है वो आपको उसमें लेना चाहिए, जिससे कि बॉडी, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स की हमने बात करी थी वो आप ले सकते हैं। जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। मतलब सार यही है कि जंक फूड नहीं लेना है, जिस पे हम काफी डिपेंडेंट हो गए हैं। ओकेजनली इट्स ओके, मतलब कि आपने कभी कभी ले लिया हो, रेगुलर उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, और एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट आपको उसमें लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आप बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मुझे लगता है कि हर घर में जो है आप किसी न किसी अपने करीबी को ये सब सारी समस्याएं देखते हैं। अच्छा, एसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो भी कई लोग एसी में नहीं सोते हैं, तो ज़्यादा एसी अगर पूरी रात चल रहा है तो भी पैरों में दर्द होता है। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि कोल्ड वेदर के अंदर स्टिफनेस बढ़ जाती है, तो सेम इफेक्ट हमारी बॉडी में एयर कंडीशन। तो क्या उसका लॉन्ग रन भी, क्योंकि ये मिथ है कि ज़्यादा एसी में सोने से लॉन्ग रन में आपके घुटने जो हैं वो खराब हो सकते हैं? नहीं, ऐसा एसी घुटने खराब नहीं करता, बट ऑफ कोर्स एसी यूज करने से हमारे जॉइंट की स्टिफनेस होगी तो आप सोचेंगे कि मैं एक्सरसाइज ना करूं, मैं ना चलूं, वॉकिंग नहीं करूं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हम उसको एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं। हाँ। तो हमारी इन टर्म क्या होगी, जैसा अगर हम एक्टिविटी बंद करेंगे हमारी मसल वीक होने लगेंगी, ठीक है। तो वो एक तरह का एक उल्टा इफेक्ट हमारे जोड़ों के ऊपर क्रिएट हो जाता है। तो आप एसी वगैरह यूज करते हैं, वो अब गर्मी होती है तो करते ही हैं हम लोग, तो एक तो आप उसको लिमिटेड टाइम के लिए यूज करें, और दूसरी चीज़ है कि उसके बाद में अगर आपके जोड़ों में स्टिफनेस हो गई है तो आप अपने आप को रोके नहीं, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, घूमें, वॉक बढ़ा दें अपनी, उससे वो हेल्पफुल होता है। मतलब हाँ, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वॉक भी फायदेमंद है। आधा घंटा ऐसे, हाँ, एटलीस्ट 30 मिनट एक डे आपको वॉक करनी चाहिए। 30 मिनट वॉक आपकी बॉडी के लिए, जॉइंट्स के लिए, आपके पूरे बॉडी सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। स्पेशली आप ब्रिस्क वॉक करेंगे तो बहुत अच्छा है। हमारी WHO भी इसको रिकमेंड करता है कि 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग डेली आपको करना चाहिए। बहुत बीमारियों को आप दूर रख सकते हैं। बहुत बीमारियों को आप दूर रख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वॉकिंग मतलब इंसान चलता फिरता रहे तो सब ठीक रहता है। सब ठीक रहता है, हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि इससे क्या होगा, मतलब बहुत। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे जो मतलब एंसेस्टर्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो शायद आज हम उनको पीछे से देखते हैं तो शायद ये जो हम जो आज सोच रहे हैं कि लाइफस्टाइल हमें बतानी पड़ रही है लोगों को, वो अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो ही करते थे इन चीज़ों को। पहले ना एयर कंडीशन होता था, खूब चलते थे वो, खूब साइकिल चलाते थे। बिल्कुल। अच्छा, ये भी हम देख रहे हैं कि ये तो है, लेकिन हालांकि रेशियो बहुत कम है कि आप बिल्कुल फिट हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सब कुछ है, फिर भी आपको एक प्रॉब्लम हो जा रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है?
देखिए कई उसमें और भी कई, जैसे अगर आप वैसे फिट हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, रेगुलर हैं, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया ना कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप कई बार ऐसा होता है कि हम बचपन से एक्सरसाइज नहीं करें, कुछ एज के बाद हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है। ज़्यादा करना भी क्या नुकसानदायक है? ज़्यादा करना भी नुकसानदायक होता है कि अगर हम आपको एक्सेसिवली पुश ना करें इस पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज करें, वो अगर आप वेट ट्रेनिंग भी ना करें, वजन वाली जो जिम वाली एक्सरसाइज वो भी ना करें, तो वॉकिंग एंड योगा वो भी करें, वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वो योगा मतलब स्ट्रेचिंग टाइप की जो एक्सरसाइज होती हैं वो बहुत अच्छी और एक्सरसाइज होती जिम है। वगैरह करना, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग इतने इतने वेट्स उठाते हैं जो अगर हम पैरों की एक्सरसाइज की बात करें, बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, तो जिमिंग करना ठीक है? देखिए जिमिंग करना ठीक है, लोग अपने आप को एक्सेसिवली पुश करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स को, लिगामेंट्स को, मसल्स को, बोन्स को इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो माइक्रो इंजरीज होती हैं जो कि एड ऑन होकर के लॉन्ग इंजरी, मतलब बड़ी इंजरीज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे क्योंकि बॉडी को क्या होता है कि जैसे बॉडी के अंदर इंजरी हुई तो बॉडी भी अपना टाइम, एक जैसे जैसे इंजरी होती है बॉडी उसको हीलिंग स्टार्ट कर देती है उसकी। बट अगर हम रिपीटेडली हैवी एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे, तो बॉडी को उसको हील होने का टाइम ही नहीं मिलता, और हम जो छोटी छोटी इंजरीज होती हैं वो ऐड ऑन होकर के बड़ी इंजरीज में बदल जाती हैं, और लोग जो होते हैं उनके जॉइंट जल्दी खराब होते हैं। मैं कई सारे जिम वेट लिफ्टर्स को देखता हूँ, हमारे पास आते हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो यही करते हैं, वो थोड़ा बहुत हुआ तो इग्नोर कर देते हैं या कुछ मेडिसिन ले ली, और तो उस वजह से वो धीरे धीरे ऐड ऑन हो जाती है। और मैंने देखा कई तो जिम आते हैं इनकी 30-40 की एज में घुटने काफ़ी डैमेज हो चुके होते हैं, तो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। आखिरी 2 सवाल मेरे आपसे रहेंगे कि इसमें जैसे आपने बताया कि घुटने जो 30 की एज है, 40 की एज में भी हम देख रहे हैं घुटने डैमेज होते हैं, कि आप चल रहे हो, अचानक से आपके घुटनों में आवाज़ आई जिसका हमने जिक्र किया, और फिर आप गिर गए और आप उठ ही नहीं पा रहे हो, ये भी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है? ये भी कॉमन है। इसमें जैसे आपने बताया कि एक जिस टाइप की आपने सिचुएशन बताई, ये ज़्यादातर लिगामेंट इंजरीज के अंदर होती है ना, या तो फ्रैक्चर्स होते हैं या लिगामेंट इंजरी के अंदर। फ्रैक्चर्स तो जैसा है कि भाई इससे मेडिकल इमरजेंसी होती है कि आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, जो भी उसके लिए सर्जरी करनी है या प्लास्टर लगाना है, जो भी करना है। दूसरी होती है लिगामेंट इंजरी। तो लिगामेंट इंजरी में क्या होता है कि पेशेंट वेट तो दे पाता है, लेकिन उसका घुटना जो होता है अनस्टेबल होता है, क्योंकि उसके कुछ जो पूरी तरह से लिगामेंट जितने, जैसे मैंने बताया कि आपको एक आगे लिगामेंट होता है, एक पीछे होता है, दाएं बाएं लिगामेंट होता है, इनमें से एक भी लिगामेंट अगर टूट गया तो हमारा घुटना जो होता है एक कुछ मूवमेंट्स के लिए अनस्टेबल हो जाता है। जब अनस्टेबल हो जाता है तो मरीज को चलने में दिक्कत होती है, जैसे किसी को सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को सीढ़ियाँ उतरने में दिक्कत होती है। तो आप केवल यही उनको उसका चलने का पैटर्न क्या है, क्या वो चलने में घुटना अटक रहा है, लॉक हो रहा है, तो ये सारे और अर्थराइटिस भी हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत कॉमन है, बहुत जल्दी लोगों को अर्थराइटिस भी हो रहा है। आर्थराइटिस आपने सही पूछा। आर्थराइटिस का जो अगर हम उसको इस नाम को अगर हम ब्रेक करें तो आर्थ्रो और आइटिस। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, जो कि एक लैटिन वर्ड है। आइटिस का मतलब होता है पेन, ठीक है। तो किसी भी जॉइंट पेन को हम आर्थराइटिस बोल देते हैं। आर्थराइटिस के टाइप कई होते हैं, जैसे एक होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको हम गठिया बोलते हैं, जो आपने जिक्र किया था। जो तो गठिया कैसे, ऐसे ही किसी को भी ऐसे? गठिया जो होता है एक ऑटो इम्यून फिनोमिना होता है बेसिकली। ऑटो इम्यून मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे जॉइंट्स के अगेंस्ट से ही काम करने लगती है, ठीक है। ये बाई बर्थ भी होता है। हमारी जो कई बार जेनेटिक्स के साथ प्रोपेगेट करता है कि मदर को है तो बच्चों में आ जाता है, या फादर को है तो बच्चों में आ जाता है। दूसरा किसी को ऐसा भी हो जाता है। कोविड के बाद भी काफ़ी लोगों के अंदर इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, तो उसकी वजह से भी गठिया आजकल काफ़ी लोगों में देखा जा रहा है। वही सब कुछ लाइफ स्टाइल, सब कुछ क्योंकि गठिया जो है, गठिया थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। गठिया जब हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट में काम करने लगती है तो कुछ दवाइयाँ होती है जो इम्यूनिटी को रोकने के लिए हमें दी जाती हैं। तो उसके अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो आपको अर्ली से अर्ली डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे जाके शरीर के सारे जोड़ों को ख़राब कर देगा। अच्छा, एक सवाल और इसमें आया कि जैसे हमने सर्जरीज की बात की, आपने बताया कि ट्रीट करना चाहिए। कई बार ये होता है कि ऑपरेशन के बाद भी सक्सेस नहीं है, मतलब फिर से पैरों में दर्द है, आपने जिस चीज़, चाहे आपने नी रिप्लेसमेंट किया हो या कोई और आपने सर्जरी करवाई हो, तो फिर भी दर्द है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, और सर्जरी जो होती है
वो हम किसी की लाइफ में बेटरमेंट के लिए करते हैं कि भाई उसकी जो अभी कंडीशन है उससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव उसकी कंडीशन हो जाए। पेशेंट अभी चल नहीं पा रहा, वो चलने लगे, ठीक है। तो नी रिप्लेसमेंट या सर्जरी जो है ये आई थिंक इस विश्व की और इस सदी की सबसे सक्सेसफुल सर्जरियों में मानी जाती है, नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट। और कोई भी सर्जरी मेडिकल साइंस में सक्सेसफुल मानी जाती है जब उसकी कॉम्प्लिकेशन या उसकी रेट जो होती है 1% से कम होती है। तो नी रिप्लेसमेंट की जो सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 99.99% मतलब वो कुछ और फैक्टर्स भी होते कुछ होंगे और जो- फैक्टर्स होते हैं ठीक है, जो कि ठीक भाई है, हम नी रिप्लेसमेंट हो गया, उसके बाद में हमारी क्या मसल्स जो है वो उसको सपोर्ट कर रही हैं, नहीं कर पा रही। तो वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज। तो नी रिप्लेसमेंट भी हम कर रहे हैं। ये नी रिप्लेसमेंट इसे लाइफ स्टाइल सर्जरी मानी जाती है कि भाई आप, क्योंकि हम चल नहीं पा रहे इसलिए हम कर रहे हैं। अच्छा। तो उसके बाद चलना जरूरी है, उसके बाद एक्सरसाइज करना जरूरी है, ठीक है। तो केवल हम बैठने के लिए नी रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये सोचते हैं ना कि सर्जरी हो गई अब थोड़ा चले कम, ऐसा ये नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। नी वो एक रिप्लेसमेंट कट सर्जरी टाइम तो के बाद। हाँ, आजकल हम फास्ट ट्रैक करते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के 2 घंटे बाद पेशेंट को चला देते हैं। सेम डे अपना जो भी काम उसको वॉशरूम वगैरह जाना है वो कर लेता है, नेक्स्ट टाइम सीढ़ियाँ चढ़ा देते हैं। तो अब सर्जरी बहुत फास्ट होगी। मतलब और सीढ़ियाँ चढ़ना भी बहुत फायदेमंद रहता है। हाँ हाँ, कोई भी मैंने जैसा बताया कि हर एक्टिविटी के लिए एक मसल डिफाइन की हुई है। आप जो काम रोकेंगे वही मसल वीक होने लगती है, ठीक है। मतलब तो आप अगर सारे वॉक का, अगर आपको हमें वॉक का समय नहीं मिल पा रहा है, इतना स्पेस नहीं है, तो उठक जैसे कहते हैं कि सेटअप्स, मतलब कुछ ऐसे वो सब सारी एक चीज़ें आप कर सकते हैं। कर सकते हैं आप, कोई किसी मतलब एक्टिविटी का बस आपका बॉडी का जो है वो वर्किंग वो फंक्शनल होना। फंक्शन जो होना हमारे चाहिए। पॉडकास्ट देख रहे हैं डॉक्टर वैभव, बहुत देर से आपको सुन रहे हैं, बहुत ज़रूरी बातें आपने बताई है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई होंगी इस पॉडकास्ट के बाद। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं हमारा? मेरी यही सलाह है कि देखिए, जॉइंट की समस्या ज़्यादातर जो हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है जॉइंट की, वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड है। हमारी सबसे न्यूट्रिशन और एक्सरसाइजेज, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अच्छा खाना खाएं, प्रोटीन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट लें, जिसके अंदर मिल्क, कर्ड, पनीर बहुत ही सस्ता सोर्स हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, उसको आप लीजिए। साथ में फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप एटलीस्ट 30 मिनट डेली वॉक करें, ठीक है, जब भी आपको। और जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज मैंने शुरुआत में बताई थी, बैठे बैठे अगर ऑफिस में है वो एक्सरसाइज आप फॉलो करें। ये केवल 3 चीज़ें आप करके अपने जोड़ों का आप काफ़ी हद तक समस्या से बच सकते हैं। फ्यूचर में आपको जोड़ों की समस्या नहीं आए, इसके लिए यही 3 चीज़ों के लिए मैं एडवाइस करूँगा। अच्छा, तो आपने बहुत ज़रूरी बातें बताई है और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। डॉक्टर वैभव, आप स्टूडियो में आए, इतनी ज़रूरी बातें आपने बताई, समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एसपी जी।